सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे हमारी टेंस की सीरीज जो चल रही है। अभी हम आज उसका अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम पहले केवल प्रेजेंट या केवल इंडेफिनिट टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा, उसमें हमने सेंटेंस बनाना सीखा, साथ ही साथ हमने वहां पर एडवर्ब्स देखे कि कैसे सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है। साथ ही साथ उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से डिनोट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं या इंग्लिश लिखने वाले हैं उनके लिए ये दोनों ही जो हमारे लेक्चर्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर क्या होता है, सामान्यतः आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो सब पुरानी कहानियाँ होती हैं, और क्योंकि पुरानी कहानियाँ हैं तो सामान्यतः उन्हें पास्ट टेंस में लिखा जाता है। लेकिन पोएट्री लिखने के लिए प्रेजेंट टेंस जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पोएट्री का अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख सके। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम आज पहले की तरह ही वाक्य निर्माण सीखेंगे कि कैसे वाक्यों का निर्माण किया जाता है, और साथ ही साथ हम एडवर्ब्स को भी देखेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टैंड कर रहा है। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी कार्य जो होता है, ठीक है, हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, ता, ते, ती है ना, यही इसकी पहचान बनती है ना। सामान्यतः हिंदी में हम इसको ऐसे ही पहचानते हैं कि ता है, ती है, ते है अगर वाक्य के अंत में दिखाई देता है हिंदी में, तो आप समझ लीजिए कि आपका वाक्य कौन से टेंस में चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। अब यहां पर मैंने लिखा है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था पहले भी लेक्चर्स के अंदर कि हम वाक्य के निर्माण में सिंपल टेंस जब देखेंगे तो हम वाक्यों का निर्माण दो स्थानों पर देखेंगे। पहला स्थान जहां कार्य का होना दिखाई देता है, एक्शन जो है वो प्लेस लेता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरा स्थान जहां परिचय, इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन जो है वो प्लेस लेता है, या वहां पर हम किसी ना किसी तरह का वर्णन दे रहे होते हैं, विवरण दे रहे होते हैं। तो वर्तमान समय में अगर कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य होता है तो ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्शन डिनोट करने का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एक्शन को बताने वाले जो कार्य हैं उनमें हमेशा क्या दिखाई देती है, वर्ब दिखाई देती है। और कॉम्प्लीमेंट कहां दिखाई देता है, जहां हम वर्णन कर रहे हैं या किसी चीज का विवरण दे रहे हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कॉम्प्लीमेंट में और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, अभी भी आगे एक बार हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा यहां पर आ जाता है अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य बनाने का क्या तरीका है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ईएस, एस या आईएस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हालांकि इसके लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड एक लेक्चर बना चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ वापस आई है और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ऐसे कुछ प्रिय विद्यार्थी होंगे जो पढ़ाई नहीं करके आए होंगे या जिन्होंने उस लेक्चर को अभी तक ठीक से नहीं देखा होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए या कहूँ तो अपनी सुरक्षा के लिए कि एटलीस्ट अगर ना पढ़ के आए हो तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ईएस का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, यदि वाक्य के अंत में एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देते हैं, ईएस को जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बना लिया, ये मेरी एक वर्ब है पास, और इसको जब मेरे को बनाना था तो लास्ट में डबल एस होने की वजह से पास का पासेस बना लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ब के अंत में मुझे क्या मिला, डबल एस मिला। अब बात करते हैं आईएस कहाँ आएगा। तो आईएस आने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट का क्या मतलब बताया था, व्यंजन के बाद में अगर वाई आ जाए
तो y को हटा करके उसकी जगह IES लगा दिया जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह वाउल प्लस y हो तो कुछ नहीं किया जाता, केवल s जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्ले का बना प्लेज और ट्राई का बना ट्राइज। ठीक है गाइस, अब यहां पर प्ले का प्लेस क्यों बना, ट्राई का ट्राइज क्यों बना, y से पहले a है और a क्या है, एक वाउल है, इसलिए हमने यहां पर लास्ट में केवल s जोड़ दिया। ट्राई में क्या था, कॉन्सोनेंट था, व्यंजन था, फिर y था, ये r आ रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट है, इसके बाद में हमें y देखने को मिला तो हमने यहां पर IES को जोड़ दिया। और अन्य सभी के साथ अन्य समस्त जो वर्ब है जो इस कैटेगरी या इस कैटेगरी में नहीं आ रही, उनके साथ हम s जोड़ेंगे। ये मैंने शॉर्ट में बताया। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, जहां पर हमने वर्ब वाला पार्ट देखा था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड लेक्चर जो था जिसमें हमने वर्ब देखा था, वहां पर थर्ड और फोर्थ लेक्चर के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड सारा डेटा बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो देख करके आइए, आपको थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों में यदि हमारा सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमारे कोड्स जो हमने देखे थे उस कोड के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कोड डी का अगर हमारा सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस हमारा होता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, तो यहाँ तो पहले ही हेडिंग ही सकारात्मक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने वाले हम लोग, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हम एक बार सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंगुलर नाउन, और वो क्या है, राम। राम मैंने ले लिया। अब राम क्या करता है, तो राम जो है वो कार चलाता है। राम क्या करता है, कार चलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया ड्राइव, चलाने के लिए क्या आ गया, ड्राइव आ गया। अब क्योंकि ड्राइव ना तो इस कैटेगरी में आ रहा है ना इस कैटेगरी में आ रहा है, अन्य कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं इसके साथ क्या जोड़ दूंगा, केवल s जोड़ दूंगा, ड्राइव्स बना लूंगा। और क्या चला रहा है यहाँ पे, राम कार चलाने के लिए बोला, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ कार। ठीक है, तो राम ड्राइव्स अ कार यानी कि राम कार चलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि कोई लड़की है जो कि खाना पकाती है, तो क्या बना, COOK और S। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया, S क्यों लगाया, क्योंकि ना तो इसके लास्ट में SS है, CH SH OX Z कुछ भी नहीं है, K था लास्ट में तो, और Y भी नहीं था, तो मैंने क्या किया, वापस इस रूल में चला गया। तो शी कुक्स, क्या पका रही है, वो खाना पका रही है, तो शी कुक्स फूड। इस तरीके से मैं वाक्य बना लूंगा। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है। कब करेंगे, जब ये दोनों परिस्थिति ना हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो और वाक्य सकारात्मक ना हो। तो अब यहाँ पे हम सकारात्मक पढ़ रहे हैं तो वाक्य को तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक ही अफर्मेटिव है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, और मैं कह देता हूं आई टीच इंग्लिश। सरल वाक्य है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब यहाँ पे लास्ट में CH तो आया, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पे ES को नहीं जोड़ा। ये देखो, अगर ये होता है वर्ब के लास्ट में तो हम क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं, ऐसा लिखा ना मैंने, लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, यानी कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या D कैटेगरी का नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर S ES IS कुछ भी नहीं जोड़ा। तो गाइज अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लेक्चर नंबर 3 और 4 एक बार देखिए, आपको वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सामान्य वर्तमान काल के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। राम ड्राइव्स अ कार, शी कुक्स फूड, आई टीच इंग्लिश। इस तरीके से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। इसी जगह अगर हमें नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों का निर्माण करना हो तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहां पर पहले ही वाक्य का बना लेते हैं। तो राम, डू और डज में से राम के साथ क्या लगाऊं, डू लगाऊं कि डज लगाऊं, हाँ क्या लिखा था वहां पे, डी, और इसके साथ क्या लिखा था, यहां लिख रहा हूं A B C और E, ऐसा ही कुछ लिखा था कि A B C E अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो डू लगाओ, और डी सब्जेक्ट है तो डज लगाओ। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, डज मिल गया। नकारात्मक है तो नॉट को एज इट इज उतार लो। वर्ब कौन सी मांग रहा है, फर्स्ट फॉर्म,
केवल फर्स्ट फॉर्म में मांग रहा है ना, और तो कुछ नहीं मांग रहा है इसके साथ, SES IES कुछ भी नहीं मांग रहा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अ कार। तो ये मुझसे मांगे जा रहा है एक से एक चीज और मैं इसे दिए जा रहा हूं। लास्ट वाला एक बार बना करके देखते हैं। सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट है सर आई, डू लगाऊं कि डज लगाऊं। आई जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ए कैटेगरी के अंदर आता है, तो ए कैटेगरी में आने की वजह से क्या हो गया, डू हो गया। नॉट का नॉट लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगी, ये लो साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या मांगा, ऑब्जेक्ट मांगा, ऑब्जेक्ट में क्या दिया मैंने इसे, इंग्लिश, मैंने इसे अपने ऑब्जेक्ट में दे दिया। यहां पर मेरा वाक्य हिंदी में कह रहा था राम कार चलाता है, यहां नकारात्मक में आते ही क्या कहने लगा, राम कार नहीं चलाता है। यहां कहता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और यहां कहता है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, या प्योर हिंदी में कहें तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, इस तरीके से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो कभी भी कहीं पर भी इंग्लिश लिखने की आवश्यकता पड़े और आपको इस तरह के या इससे मिलते जुलते हुए वाक्य अगर दिखाई देते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं हिंदी में, तो उन्हें लिखने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप आराम से उस बात को लिख पाएंगे। ठीक है, अब अगर उन्हीं दो वाक्यों पे मुझे प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगा, तो पहले मैं सब्जेक्ट लिख लूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट लिख लूंगा। ये दोनों सब्जेक्ट थे ना हमारे, राम और आई। अब राम के अकॉर्डिंग डू लगाऊं कि डज लगाऊं, तो राम के अकॉर्डिंग लग जाएगा मेरा डज, और आई के अकॉर्डिंग मेरा लग जाएगा डू। उसके बाद क्या मांग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम वाले सेंटेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ड्राइव, और आई के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी टीच। उसके बाद क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहां था अ कार, और ऑब्जेक्ट यहां था इंग्लिश। अजीब लग रहा होगा कि सर दो दो वाक्य एक साथ बनाते हुए चल रहे हो, लेकिन दो दो वाक्य बनाना आसान है। पता है आसान क्यों है, क्योंकि मैं तो पिछले से पिछले लेक्चर की तरह वाक्य बना ही नहीं रहा। ये मुझसे कुछ मांगता है, इसने मांगा सब्जेक्ट मांगा, तो मेरे पास दो सब्जेक्ट है, मैंने दोनों दे दिए। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट पहले इसलिए लिख लिया ताकि यहाँ लिखने में कन्फ्यूजन ना हो, पता पड़े कि मैं दिमाग में कुछ ख्याल पका रहा हूँ कि यार आए तो ऐसा होता होगा, या राम तो ऐसा होता होगा कि उसके साथ में तो डू लग जाना चाहिए, या इसके साथ में डज लग जाना चाहिए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन का काम करना ही क्यों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। अपने क्या है, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे। जब तक कॉपी सबमिट नहीं कराएंगे चेक थोड़ी होगी, तब तक अपने पास ही है, जो चाहे चेंज कर सकते हैं। तो डज राम ड्राइव अ कार, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न है। डू आई टीच इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम चाहे तो एक इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या है, क्या राम कार चलाता है, या क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इस तरीके से हम इस वाक्य को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस आता है गाइस, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न तो पूछेगा लेकिन कार्य के नहीं होने पर। यहां पर प्रश्न किस पे पूछ रहा है, कार्य के होने पर। क्या राम कार चलाता है, तो राम के कार चलाने पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किससे बन गया, इससे बन गया। क्या राम कार नहीं चलाता है, तो यहां पर राम के कार ना चलाने पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये वाक्य मेरा किसमें बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये वाक्य मेरा बनना चाहिए। राइट के रॉन्ग, चलिए तो पहले की तरह पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। यहां मिला मुझे राम, यहां मिला मुझे आई। राम के अकॉर्डिंग क्या लगाऊं, तो राम के अकॉर्डिंग मैंने डज लगा दिया। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाऊं, तो आई के अकॉर्डिंग मैंने डू लगा दिया। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, नॉट, दे दो नॉट, ये लीजिए सर नॉट, बनाइए वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लीजिए सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी ले लीजिए सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लीजिए। ड्राइव और टीच मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, अ कार। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, इंग्लिश। ठीक है, लास्ट में क्या, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क। ये कुछ मांगता गया, हम कुछ देते गए, दोनों वाक्य अपने आप बन गए। डज राम नॉट ड्राइव अ कार, डू आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या राम कार नहीं चलाता है, क्या मैं अंग्रेजी या इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। इस तरीके से हमारे ये चारों वाक्यों का निर्माण हो सकता है।
देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। क्यों माना जाता है? केवल और केवल एक वजह से, कोई विशेष कारण नहीं है उसके पीछे, केवल ये वाला जो हिस्सा है ना, समझ रहे हो मेरी बात? कलर चेंज कर लेता हूं, सब जगह वाइट ही वाइट हो गया। ये वाला जो वाक्य है, यहां आकर के अगर ये क्लैरिटी है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर ये क्लैरिटी नहीं है, अगर यहां पर आपको इस चीज को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं। पहला रास्ता जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, जो कि डेडिकेटेड है बिल्कुल पूरा वर्ब को लेकर, जहां हमने मेन वर्ब के अलावा और कोई बात की ही नहीं है और कोई डिस्कशन किया ही नहीं है, केवल मेन वर्ब का डिस्कशन किया है। और उससे पहले वाला वीडियो जिसमें हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का डिस्कशन किया है। अगर ये दो वीडियो आप ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसे देखूंगा और जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है गाइस? तो आगे हम लोग देखते हैं कि अभी हमने कार्य या एक्शन को बताने वाले वाक्यों को हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि वे वाक्य जिसमें हम कोई विवरण देते हैं, क्या देते हैं? कोई विवरण देते हैं, कोई वर्णन करते हैं किसी चीज का, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कोई परिचय देते हैं। ठीक है? तो जब किसी चीज का परिचय दिया जाए, वर्णन किया जाए, विवरण किया जाए, तो हम किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का या किस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों में हम जब लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले मेरा फेवरेट सेंटेंस लिखूंगा, आई एम चित्रांश। ठीक है? ये मेरा यहां पर वाक्य बन गया। सब्जेक्ट क्या था? आई, मैं। अब मैं यहां पर सब्जेक्ट क्यों है? ये तो कोई एक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर रहा, फिर सब्जेक्ट कैसे हो गया? भाई हिंदी में हम करता है किसको कहते हैं? जो क्रिया को करने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं, तो बताओ मैं कौन हुआ? तो मैं सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस वाक्य में कि मैं चित्रांश हूं, इस वाक्य में तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा। लेकिन सब्जेक्ट की एक परिभाषा और होती है, जो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पढ़ते हैं, कर्ता और विधेय में पढ़ते हैं। क्या परिभाषा पढ़ते हैं? कि वह जिसके बारे में पूरा वाक्य हो, वह कर्ता कहलाता है। तो सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट कौन है? इसके बारे में ही तो आगे सारी बात है। आय के बारे में ही तो है चित्रांश। ठीक है? कि भाई मेरे बारे में क्या? भाई मेरा नाम चित्रांश है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य किसको समर्पित है? मैं को समर्पित है, आय को समर्पित है। इसलिए वो हमारा वहां पे सब्जेक्ट बन जाता है। अगला मैं कह देता हूं, पेन इज रेड, चेयर्स आर लार्ज। बड़ी बड़ी कुर्सियां। पेन कैसा है? लाल रंग का। तो पेन मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा लिया और साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट बता दिया। इज एम आर कहाँ लगता है? ये भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इज एम आर पे एक बार और मैं लगा देता हूँ, भले आप चाहोगे तो ABCD लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये चला गया D में, ये चला गया A में, ये चला गया B, C और E में। ठीक है? तो जिसने ये चार्ट नहीं देखा है या ये ABCD देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट एक बार देख सकते हैं। कॉपी में नोट करवाया था, हाथ जोड़ जोड़ के बोला था प्लीज नोट कर लो, प्लीज नोट कर लो। जिसने किया होगा, कॉपी सामने होगी, आसानी से मेरी बात से कनेक्ट कर पाएगा। अगला इसमें आ जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं मना कर रहा हूँ कि आई एम नॉट चित्रांश, मैं चित्रांश नहीं हूं साहब। ठीक है? सेकंड वाक्य हमारा क्या बना? पेन इज नॉट रेड। और तीसरा वाक्य हमारा बन गया, चेयर्स आर नॉट लार्ज। ठीक है? तो ये वाक्य जो पहले सकारात्मक थे, इन सभी वाक्यों को हमने क्या बना लिया? नकारात्मक वाक्य बना लिया। यानी कि यहां पर
किसी का विवरण सकारात्मक रूप से दिया जा रहा है और यहीं पर वो विवरण या वो वर्णन जो है नकारात्मक रूप से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम सकारात्मक और नकारात्मक का अंतर देख सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो केवल शब्दों को आगे पीछे करना है, केवल वर्ड्स आगे पीछे होंगे और हमारा वाक्य वापस बन जाएगा। एम आई चित्रांश, क्या मैं चित्रांश हूं? तो हाँ साहब हूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड वाक्य क्या था, चेक करो। पेन इज रेड और चेयर्स आर लार्ज। इज पेन रेड बन गया, क्वेश्चन मार्क, और आर का ए बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। आर चेयर्स लार्ज। ठीक है, इस तरीके से हम किसी परिचयात्मक वाक्य को कैसा बना सकते हैं, प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव, हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा नीचे रख लो और यहां पे नोट लगा दो कॉपी पेस्ट, इसको ऐसा का ऐसा उठा के यहां रख लो और क्या करो, थर्ड पोजीशन पे नोट लगा लो। कैसे लगा लो, एम इज आर आई पेन चेयर्स नॉट और नॉट। आगे क्या बन गया इसके अंदर हमारा, चित्रांश, अगला हमारा बन गया रेड और अगला हमारा बन गया लार्ज। लास्ट में हमें मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक है, तो इज एम आर सब्जेक्ट और नॉट और कॉम्प्लीमेंट मिलकर के हमारा सब्जेक्ट जो है वो नकारात्मक हो चुका है। अब अगर इसको हम लोग एक फ्लो के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बना हमारा, आई एम चित्रांश, आई एम नॉट चित्रांश, अगला क्या बना, एम आई चित्रांश, और एम आई नॉट चित्रांश जो है हमारा अगला कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इस तरीके से हम परिचयात्मक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। परिचयात्मक वाक्यों का निर्माण कहां पर काम में आता है, मान लीजिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और सदाओं के घर का वर्णन कर रहे हैं और आप वो वर्णन प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, वर्तमान काल में कर रहे हैं। तो घर का वर्णन करने में या घर का विवरण देने में या सदाओं का विवरण देने में आपको वर्ब की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई काम तो हो ही नहीं रहा। घर बड़ा था या घर बड़ा है, बीच के किनारे है, पास में बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अब इन सारे वाक्यों के अंदर बताओ मुझे कोई क्रिया हो रही है क्या, तो कोई क्रिया नहीं हो रही। और क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही तो वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यही सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, यही सारे के सारे फॉर्मेट्स फॉलो होंगे और इन्हीं के अनुसार हम वर्तमान काल में किसी भी विवरण को दे सकते हैं। जैसे आप अपने विवरण के विषय में कहेंगे तो आपका पूरा फॉर्मेट किस पे चलेगा, इसी पे चलेगा। मेरा नाम मुकेश है, आई एम मुकेश। मेरे फादर का नाम श्री राम कुमार है, तो माई फादर्स नेम इज श्री राम कुमार। मैं जोधपुर में रहता हूं, आई लिव इन जोधपुर। अब यहाँ पे रहना है, यहाँ तो क्रिया आ गई, तो उसके लिए फिर आप एक्शन वाले फॉर्मेट पे चले जाओगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो परिचयात्मक या विवरणात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट एडवर्ब्स की हम लोग बात कर रहे हैं अब, कि वर्तमान काल के एडवर्ब्स कौन से होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो एडवर्ब्स मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ा ली और सभी का एक एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एक दो दो सबका ले लिया और सबका हिंदी अर्थ बताते हुए चलूंगा ताकि प्रयोग कर सकूं। ठीक है, तो ऑलवेज का मतलब यहां पर हो गया हमारा, ऑलवेज का क्या तात्पर्य है, ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा या सदैव। जब भी हिंदी में हमेशा बोलने की बारी आए तो क्या लिखो, ऑलवेज लिखो। और ऑलवेज को हमेशा सब्जेक्ट के पास रखा जाता है। सेल्डम जो होता है वो आप ये कह लीजिए कि न के बराबर।
ठीक है, परसेंटेज में 10 या 20% ही, कि कोई काम जो 100% होना चाहिए था वो 10 या 20% हुआ है तो आप सेल्डम बोल दोगे उसके लिए। नेवर होता है कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, कॉमा लगाते हुए चलूं। समटाइम्स के लिए आप कह दोगे कई बार। हिंदी में हम बोलते हैं ना, कई बार मैं झूठ बोलता हूं, कई बार मैं मंदिर जाता हूं, कई बार मैं घूमने जाता हूं, तो कई बार के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? समटाइम्स का। ऑफ्टन या ऑफन का जो होता है वो होता है अक्सर। ठीक है, तो जब भी आपको हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग, हिंदी के इन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में करना हो तो हमेशा इन वर्ड्स का आप लोग प्रयोग करके बहुत आसानी से इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है गाइस, अगला इसके अंदर हम लोग देखते हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं प्रति सुबह 1 कप कॉफी पीता हूं। तो एवरी मॉर्निंग जो है, अब एवरी मॉर्निंग मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए लिया, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, इनमें से कुछ भी आ जाए। मॉर्निंग आ गया, मान लीजिए यहाँ पे इवनिंग होता, आफ्टरनून होता या नाइट होता, तो भी हमारा नियम नहीं बदलता। एवरी के साथ में अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आ गया? आई ड्रिंक। अब इसको ड्रिंक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट कैसा था? डी कैटेगरी का हमारा सब्जेक्ट था। अगला देखते हैं, माई फादर ऑफ्टन टेल्स लाइज। ठीक है, तो यहां पर टेल्स हमारी वर्ब है और क्योंकि लास्ट में डबल एल आ रहा है तो केवल एस यहां पर जुड़ गया, तो मेरे पिता जो है वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूं तो यहां पर ऑफ्टन जो है वो मेरा नियम बना रहा है कि अगर ऑफ्टन अगर आ रहा है तो वाक्य किस में चल जाना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में चले जाना चाहिए। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। अब देखो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डी कैटेगरी में है, ये तो हमारा डी कैटेगरी में नहीं था, ये भी हमारा डी कैटेगरी में है ही, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस वाला रूल फॉलो हो गया और स्पीक का क्या बन गया? स्पीक्स बन गया। तो ऑलवेज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? स्पीक का स्पीक्स हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी कि ऑलवेज भी आ रहा है और इन माई चाइल्डहुड भी आ रहा है, याद आया? सर ऑलवेज भी आ रहा है वाक्य में और इन माई चाइल्डहुड भी आ रहा है, तो वह हमेशा सच बोलता था अपने बचपन में, तो इसका मतलब क्या है? अब नहीं बोलता, तो वो उसमें चला जाएगा सिंपल पास्ट में, क्योंकि वहां पर ऑलवेज के साथ एक और एडवर्ब आया या एक और ऐसा फ्रेज आया, फ्रेजल वर्ब आ गई, एडवर्बियल फ्रेज आ गया जो कि पास्ट टेंस में ले जा रहा है वाक्य को। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान से आंख खोल के ये काम करना है। समटाइम्स के लिए, आई समटाइम्स डू एरोबिक्स एट द जिम, कई बार मैं एरोबिक्स जो है, एरोबिक्स एक तरह की एक्सरसाइज होती है, वो मैं जिम में करता हूं समटाइम्स, कई बार। माई वॉच नेवर कीप्स राइट टाइम, मेरी घड़ी जो है वो कभी भी सही वक्त नहीं दर्शाती है। तो नेवर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कभी भी सही वक्त नहीं दर्शाती है। ही सेल्डम टॉक्स अबाउट हिज पास्ट, वो ना के बराबर ही अपने पास्ट के बारे में बात करता है, यानी कि अपनी पिछली जिंदगी के बारे में ना के बराबर ही बात करता है, यानी वो बात करना पसंद ही नहीं करता। तो यहाँ पर सेल्डम हमारा एक ऐसा वर्ड आया जिसने हमारी वर्ब के आगे एस लगा दिया। यहाँ नेवर आया जिसकी वजह से सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ समटाइम्स आया जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे क्या आ गया? डू आ गया। ठीक है, ये डू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आय है, डी कैटेगरी का हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ देखेंगे तो हमें डी कैटेगरी और डी कैटेगरी के दोनों जगह सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बाहर नहीं जाने देते जब तक और कोई एडवर्ब आकर के छेड़खानी ना करे फालतू की। वंस, ट्वाइस या थ्राइस टाइम जो है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। कोई कार्य जो बार बार होता है, लेकिन अगर निश्चित समय में निश्चित बार हो तो हम उसे कहते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलता हूं देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी कार्य की आवृत्ति होना, किसी कार्य का बार बार होना। क्या कहलाता है?
उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन कह देते हैं कि यार ये काम जो है बार बार होता है। अब कोई काम जो है बार बार होता है तो मैं कहता हूं मैं कभी कभार मंदिर जाता हूं, तो ये काम बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कैसी फ्रीक्वेंसी है? ये इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि मैं कभी कभार मंदिर जाता हूं, तो कभी कभार में आपको ये नहीं पता कि कितने समय में कितनी बार मंदिर जा रहा हूं, कितने समय में कितनी बार मंदिर जा रहा हूं पता चला क्या? आप बताओ मुझे, नहीं चल रहा ना पता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं सप्ताह में 2 बार मंदिर जाता हूं, तो समय भी निश्चित हो गया कि कितने समय में जा रहा है, और कितनी बार काम जो है रिपीट हो रहा है, या कितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है, कितनी बार दोहराया जा रहा है उस काम को, वो भी क्लियर हो गया कि भैया 2 बार यहां पर मेरे काम को दर्शाया जा रहा है या दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो जब समय के साथ में उसकी आवृत्ति भी सुनिश्चित हो जाए, समय के साथ में उसकी आवृत्ति भी निश्चित हो, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कह देते हैं कि यहां पर हमारा वाक्य जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, आवृत्ति से रिलेटेड है, कि यहां पर कोई काम जो है बार बार हो रहा है। देखें, ही गोज टू डेली वंस अ मंथ, यानी कि वह दिल्ली जाता है, लेकिन कितना? तो निश्चित समय क्या है? 1 महीने में कितनी बार जाता है? तो 1 बार जा रहा है। तो यहां पे काम कार्य की फ्रीक्वेंसी कितनी है? महीने में 1 बार, साल में 12 बार, यही तो बनेगी आवृत्ति। अगर मैं कहूं दे विजिट दिस गार्डन, कि वे लोग इस गार्डन को विजिट करते हैं या इस गार्डन में घूमने आते हैं ट्वाइस अ वीक, यानी 1 सप्ताह में 2 बार कार्य हो रहा है। शी मीट्स हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से मिलती है, कितने समय में? थ्राइस अ ईयर, यानी 1 साल में 3 बार मिल रही है। राइट और रॉन्ग? तो जहां पर समय सुनिश्चित हो और उस समय में कार्य की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, कार्य कितनी बार दोहराया जा रहा है, ये दोनों बातें जहां पर निश्चित होती है, वहां पर हम कह देते हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है, यानी एक्शन जो है बार बार हो रहा है। और किस तरह की फ्रीक्वेंसी है? तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि समय भी निश्चित है और कार्य कितनी बार हो रहा है ये भी निश्चित है। इसकी जगह अगर मैं कह दूं ही गोज टू डेली समटाइम्स, ही गोज टू डेली सेल्डम, तो मुझे बताओ कि क्या कार्य की आवृत्ति का पता चल रहा है क्या कितनी बार हो रही है? तो इससे पहले हमने जो पढ़ा वहां पर भी कई जगह कार्य की आवृत्ति है, बट वो आवृत्ति अनिश्चित है, कितने समय में कितनी बार हो रहा है पता नहीं। यहां पर कितनी समय में कितनी बार हो रहा है हमें पता है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वाक्य के अंत में अगर इस तरह के फ्रेजेस दिखाई देते हैं तो आप उन वाक्यों को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही आप उन्हें दर्शाएंगे। नेक्स्ट अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं LY से बनने वाले सारे के सारे पहचान चिन्ह सिंपल प्रेजेंट टेंस के। हालांकि ये सारे के सारे मिक्स हुए थे आपस में, इनको क्या छांटना पड़ा। अब इनको छांटने में भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कई इसमें डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले आ गए, कई इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले आ गए, बट एटलीस्ट LY वाले सारे एक साथ ले लिए, ठीक है, ताकि वो सारे एक साथ पढ़ने में आ जाएं और थोड़े याद रहें, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए महसूस होते हैं ना, पढ़ने में बड़ा मजा आता है या इजी लगते हैं। तो आर्ली, कोई कार्य अगर प्रति घंटा हो रहा है तो आर्ली कह दूंगा, है ना, हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आर्ली का मतलब लिखूं क्या? प्रति घंटा। डेली का मतलब प्रतिदिन। वीकली का मतलब प्रति सप्ताह। मंथली का मतलब प्रति माह। क्वार्टरली का मतलब प्रति तिमाह या त्रिमाही कहते हैं, है ना, त्रिमाह, यानी हर 3 महीने में एक बार अगर कोई काम हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो काम क्वार्टरली हो रहा है। ठीक है, तो 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर्स हो सकते हैं? तो 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 3 महीने का 1 क्वार्टर, 6 महीने का हाफ ईयर और 12 महीने का 1 साल, इस तरीके से चलता है। ठीक है, एनुअली यानी कि वार्षिक तौर पर। रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, ये वही सेल्डम वाला सेंस देगा। कौन सा सेंस देगा? सेल्डम वाला सेंस यहां पर देगा। इन सभी शब्दों का ये अर्थ होता है। आर्ली का मतलब प्रति घंटा, कोई काम जो प्रति घंटा हो रहा है, हर घंटे में एक बार हो रहा है।
डेली अगर कोई काम हो रहा है, प्रतिदिन कोई कार्य हो रहा है, प्रति सप्ताह अगर कोई कार्य हो रहा है तो मैं कह दूंगा वीकली हो रहा है। अगर ये प्रति सप्ताह और प्रति माह, प्रति घंटा का मतलब क्या है, प्रति घंटे में 1 बार 2 बार 5 बार जो भी है वो अपन उसमें तय कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल मंथली लिखा हुआ है या केवल यही शब्द लिखे हुए आए तो आप समझ जाइए कि वह कार्य इतने समय में 1 बार हो रहा है। ये सारे के सारे जो है समय सूचक है यहाँ तक, ठीक है। हालांकि है तो ये भी समय सूचक ही, लेकिन यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है। ये सारे के सारे बड़े फिक्स हैं, बड़े निश्चित है। प्रति घंटे के हिसाब से प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति त्रिमाह और प्रति वर्ष या वार्षिक, जो वार्षिक तौर पे 1 बार होता है, जैसे आपका जन्मदिन आना साल में 1 बार ही आता है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे देखते हैं। द रेडियो ब्रॉडकास्ट द न्यूज आर्ली, यानी कि रेडियो जो है उस पर समाचार प्रसारित किया जाता है। ब्रॉडकास्ट करने को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाचार प्रसारण। तो समाचार को प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है लोगों तक प्रति घंटा, यानी कि न्यूज जो है वो रेडियो पर कितनी देर में आती है, हर घंटे आती है। When I was at university, he phoned his parents daily. जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वह अपने माता पिता को प्रतिदिन फोन करता था। मुझे बताओ ये वाक्य सही है कि गलत है? सेकंड वाला जानबूझ के लाया हूं ये वाला वाक्य सही है कि गलत है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और मैं वाक्य उठा करके लाया हूं ये। क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वही, जैसे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब्स देखे थे ना, ये वही हरकत दोबारा है मेरी। आई एम सॉरी, माफ कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे लाने पड़ते हैं। तो बताइए क्या मेरा वाक्य सही है कि गलत है? इस वाक्य में अगर गलती है तो क्या गलती है? तो सबसे पहली बात, मेरा ये वाक्य बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मैंने यहां पर एक सेंटेंस पास्ट टेंस का ले लिया, इसलिए मैं इसे पास्ट टेंस में रख सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑलवेज और इन माई चाइल्डहुड चल रहा था। मान लीजिए कि ये वाक्य यहां नहीं होता और केवल ये होता ही डैश हिज पेरेंट्स डेली, तो यहां पर मेरा सेंटेंस बन जाता ही फोन्स। फोन्स का मतलब फोन करता है, अपने माता पिता को कॉल करता है डेली, प्रतिदिन। क्योंकि यहां पर ये डेली जो है प्रेजेंट टेंस का बन रहा है, लेकिन उससे पहले ये वाक्य आ गया कि भैया अभी के डेली की बात नहीं हो रही है। ये कब के डेली की बात हो रही है? जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यानी कि अब नहीं पढ़ रहा ना, तभी तो कहा पढ़ता था। यानी कि कार्य, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कार्य जो है भूतकाल में समाप्त हो गया। अब भूतकाल में समाप्त हो गया तो वो कार्य किसका हो गया? भूतकाल का हो गया। अब अगर इसमें से कोई भी अगर भूतकाल के किसी वाक्य के साथ जुड़ करके आता है तो वो वाक्य भूतकाल में चला जाएगा, लेकिन अगर केवल वर्तमान काल को दर्शाते हुए आता है तभी हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। वी डू आर मेन फूड शॉपिंग वीकली। हम जो है अपनी जो मुख्य खाना खरीदने का, राशन लाने का जो काम है वो वीकली करते हैं, यानी साप्ताहिक तौर पर सप्ताह में 1 बार हम लोग क्या करते हैं? अपना राशन लाते हैं। ये हमारी यहाँ पे वर्ब आ गई। दे रिलीज अ न्यू एडिशन ऑफ द मैगजीन मंथली, यानी कि वे लोग जो है वे रिलीज करते हैं, संपादित करते हैं अपनी मैगजीन को। किस तौर पर? मासिक तौर पर, यानी महीने में 1 बार, या आप ये कह सकते हैं कि हर महीने वो अपनी मैगजीन को पब्लिश करने का, रिलीज करने का काम करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट अप क्वार्टरली। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मालिकों का समूह जो है वो क्वार्टरली 3 महीने में 1 बार आपस में मीटअप रखता है या मीटिंग रखता है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आई अर्न अबाउट 2 लाख रुपीज एनुअली। मैं लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमाता हूं। तो ये व्यक्ति जो है ये बता रहा है कि साल भर में कितनी बार ये काम होता है। ही रेयरली टॉक्स टू मी, यानी कि वो रेयरली, ना के बराबर मुझसे बात करता है। तो ये सारे के सारे वाक्य बाकी के जो हमने देखे नंबर 2 के अलावा, नंबर 2 में तो खैर मेरी थोड़ी सी बदमाशी थी, ये था तो ये वही ही फोन्स हिज पेरेंट्स डेली, लेकिन काम करते करते मुझे थोड़ी सी बदमाशी सूझी तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, हालांकि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही था। तो
ये यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं और इनके हिंदी अर्थ को हम समझते हैं, तो इनका प्रयोग भी कर सकते हैं और MCQ फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतया। सामान्यतया बोलते हैं हम यूजुअली को, कि भाई ये काम मैं सामान्यतया ऐसा काम करता हूँ, तो यूजुअली मैं ऐसा काम करता हूँ, या यूजुअली मैं सोने में लेट हो जाता हूँ, सामान्यतया मुझे सोने में देर हो जाती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंटली यानी कि कोई काम जो है वो बार बार हो, और ये बार बार जो है ना, ये जल्दी वाला बार बार हो। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। अब रिश्तेदार का मिलना आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब तक अच्छा लगता है जब तक वो 4-6 महीने में एक बार आए मिलने के लिए, तो उनसे मिलके खुशी भी होती है। अब आपका ऐसा कोई रिश्तेदार है जो हर तीसरे दिन धमक पड़ता है, थप्पी मैं आ गया, तो उसके आने को आप क्या बोलेंगे? ही विजिट्स अस वेरी फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार आता है, लेकिन ये बार बार भी बहुत जल्दी जल्दी है। फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन फ्रीक्वेंटली कितना, कि जब कोई काम बार बार हो और जल्दी जल्दी हो। ठीक है। लेकिन डेली से थोड़ा अलग हो, ऐसा नहीं हो कि प्रतिदिन ही हो रहा है, तो फिर आप उसे फ्रीक्वेंटली नहीं कहेंगे, फिर आप उसे क्या कहेंगे? डेली हो गया भाई। अभी हमारे डेली आते हैं मेहमान, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। तो ये ऐसे मेहमान हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें विजिट करते हैं। जनरली का मतलब भी होता है सामान्यतया, जनरल का मतलब भी सामान्य होता है, यूजुअल का मतलब भी सामान्य होता है, तो उसके आगे LY भी जोड़ दिया तो सामान्य का सामान्यतया बन गया। हैबिचुअली का मतलब होता है आदतन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आदत के कारण किसी कार्य को बार बार करता है। अकेजनली, अकेजनली का मतलब होता है अवसर युक्त, यानी कि अकेजनली का मतलब है कई बार किसी काम का होना, बार बार किसी काम का होना। अकेजनली का मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी विशेष अवसर पर या अवसर युक्त जो समय होता है उस पर वो कार्य बार बार होता है। जैसे कि हमारे घर में मिठाई बनती है अकेजनली, है ना, तो कई बार कुछ विशेष अवसर होते हैं, विशेष अवसरों पर बार बार जब कोई काम होता है तो उसे आप अकेजनली कह सकते हैं। नॉर्मली, नॉर्मल का मतलब भी सामान्य होता है, तो इसका मतलब भी सामान्यतया ही होगा। ठीक है, सामान्यतया ही आप इसका अर्थ मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हैबिचुअली, अकेजनली एंड नॉर्मली हमारे ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं जो कि LY से खत्म होते हैं। और देखते हैं इनके एग्जांपल्स। माय पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली कॉल ऑन संडेज, फ्रीक्वेंटली यानी संडेज को बहुत ज्यादा वो कॉल करते हैं। एज चिल्ड्रन वी यूजुअली वेंट टू बेड एट 9 PM, बच्चे के तौर पर सामान्यतया हम लोग बेड पर यानी कि सोने के लिए 9 बजे चले जाते थे। आई यूजुअली स्पेंड माई इवनिंग विथ माई चिल्ड्रन, मैं सामान्यतया अपनी शाम अपने बच्चों के साथ बिताता हूं। ठीक है, तो यूजुअली का मतलब ये सामान्यतया हो गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट हमारा यहाँ आ जाता है द बॉस नॉर्मली स्टार्ट्स वर्क बिफोर एवरीवन एल्स, जो हमारे बॉस हैं सामान्यतया वो बाकी का जो स्टाफ है, बाकी के जो लोग हैं उनसे पहले काम करना प्रारंभ कर देते हैं। द लास्ट एडिटर अकेजनली मेड टाइपिंग मिस्टेक, लास्ट एडिटर जो है उसने अकेजनली एक टाइपिंग में गलती कर दी थी। सिंपल पास्ट टेंस ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि बात किसकी हो रही है? लास्ट एडिटर की, यानी कि पहले जो हमारे एडिटर थे, जो एडिटिंग का काम करते थे, वो अकेजनली कई अवसरों पर वो गलतियां कर देते थे, टाइपिंग एरर कर देते थे। क्योंकि लास्ट एडिटर की बात हो रही है, तो लास्ट एडिटर का मतलब है जो पहले हमारा एडिटिंग का काम करते थे, अब नहीं करते। तो बताओ वाक्य किस में चला गया? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में ले जाने वाला केवल कौन है? एक सिंगल वर्ड, है ना कमाल, केवल एक शब्द, द लास्ट एडिटर। अगर द एडिटर होता तो द एडिटर अकेजनली मेक्स टाइपिंग मिस्टेक्स, खत्म। लेकिन एडिटर से पहले क्या आ गया? लास्ट एडिटर। तो लास्ट ने आकर के, लास्ट को तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, हाँ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, टाइम के साथ में हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि द लास्ट एडिटर अगर आ रहा है तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस ना करके सिंपल पास्ट टेंस हमें करना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है, अब देखिए कुछ जो हमने पढ़ा है उसी का कुछ पार्ट वापस देखेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशंस के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि सम एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हालांकि इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि व्हाट इज डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कार्य की निश्चित आवृत्ति, कार्य की निश्चित आवृत्ति। आवृत्ति को आप सीधे सीधे दोहराना शब्द से समझ सकते हैं, अगर आवृत्ति समझने में दिक्कत हो तो दोहराना भी लिख सकते हैं। तो कार्य का निश्चित दोहरान लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कार्य की निश्चित आवृत्ति, वो भी निश्चित समय में, समय भी निश्चित और आवृत्ति भी निश्चित। निश्चित समय में कार्य की जब निश्चित आवृत्ति होती है तो वहां पर हम क्या कह देते हैं कि भैया यहां पर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हुई है। तो डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को ये दर्शाएंगे। आरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारे के सारे वो हैं जो घंटे में, सप्ताह में, इस तरीके से कार्य को होने का बताते हैं। एवरी मिनट, प्रति मिनट भी हो सकता है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो मैं इसको एवरी 5 मिनट भी तो कह सकता हूँ, एवरी 10 मिनट, ठीक है। कोई है जो भाई आपको कॉल करता रहता है, हर 10 मिनट में कॉल करता रहता है यार, तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गई। कितनी देर में फोन कर रहा है, 10 मिनट में। कितनी बार, एक बार। तो हर 10 मिनट में एक बार कॉल कर रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई। कोई आप कह सकते हो कि एवरी 5 मिनट्स, कि हर 5 मिनट में बुलाने आ जाता है यार, तो एवरी 5 मिनट आपका क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई। कितनी देर में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। आरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली देख चुके हम लोग। एवरी मिनट, वंस एन आवर, घंटे में एक बार। क्वार्टरली, हर तीसरे माह में। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस को इसने 3 टाइम्स लिख दिया है, बाकी हम थ्राइस को THRICE, थ्राइस से भी दर्शा सकते हैं। अ मिलियन टाइम्स, और सैकड़ों बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड जो है ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं, और इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए अगर पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस की कोई झलक ना दिखाई दे तो, या ऐसा कोई एडवर्ब जो पास्ट या प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा हो, अगर वो ना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कीजिए। फिर है डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूजुअली गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं ये वाक्य में कहाँ होते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंत में दिखाई देते हैं। लाइक मोस्ट डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशंस, जैसा कि ज्यादातर समय दर्शाने वाले शब्द जो होते हैं। यहां पर क्या कहा गया है कि मोस्ट बिजनेसेस सबमिट देयर टैक्सेस क्वार्टरली, के ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो अपने जो भी टैक्सेस होते हैं वो हर तीसरे माह में सबमिट करते हैं। यहां पर ये नियम क्या कहना चाहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स ले रहे हो तो उन्हें वाक्य के अंत में रखो। एवरी मिनट वाक्य के अंत में, एवरी आवर वाक्य के अंत में। ही चेक्स हिज वॉच, वो बार बार अपनी घड़ी देखता है, कितनी देर में, हर मिनट देखता है। तो इस बात को, एवरी मिनट को हमें लास्ट में कहना है। द बेल रिंग्स एवरी आवर, घंटी जो है हर घंटे बज जाती है, तो हर घंटे बज जाने के लिए हमने इसको क्या कहा, एवरी आवर कह दिया कि हर घंटे में घंटी बज रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, वी कैन ऑल्सो पुट द एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। हम लोग क्या है, एडवर्ब को, टाइम वाले एडवर्ब्स को नहीं, और दूसरे जो एडवर्ब थे, जो सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड में एडवर्ब्स पढ़े थे ना अभी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें वाक्य के प्रारंभ में भी रखा जा सकता है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के लिए। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पर अत्यधिक जोर देना, अत्यधिक बल देना। जैसे कि मैं कहता हूं कि वह हमेशा झूठ बोलता है, तो वह के जस्ट बाद हमेशा बोल करके मैंने किस चीज पे जोर दिया कि यार ये जो कार्य है ना ये हमेशा ही करता है, ये हमेशा ही झूठ बोलता है, ठीक है। तो हमेशा शब्द पर बहुत ज्यादा अगर मुझे बल देना है, बहुत ज्यादा जोर देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में उसे रखूंगा, ताकि वाक्य पर उसका प्रभाव या इंपैक्ट जो है वो दमदार पड़े। सुनने वालों को ऐसा लगे अच्छा हमेशा ही बोलता है क्या, अब उसका झूठ बोलने पर ध्यान नहीं गया, हमेशा ही बोलता है क्या, तो हमेशा पर उसका ध्यान ज्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसे वहां एम्फेसिस कर दिया। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना या किसी चीज पर अत्यधिक बल देना, जो है वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करना कहलाता है कि भाई अत्यधिक बल इस बात पे दे रहा है। देखो शुरुआत में लिख दिया, एवरी नाइट वी स्टे अप लेट टू स्टडी, हर रात
हम देर तक पढ़ाई करते हैं। अब देखो कि हम ये जो काम है ये कब होता है? हर रात। वाक्य के शुरू में ही कह दिया इसने, हर रात। तो बोले अच्छा, हर डेली रात को हर रात पढ़ते हो लेट तक? तो हर रात पर जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम्फेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्वाइस अ ईयर शी गोज टू चिले। साल में 2 बार वो चिले जाती है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर मिसडायग्नोस्ड। हर वर्ष हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मिसडायग्नोस्ड होते हैं। मिसडायग्नोस्ड होने का मतलब ये होता है कि जिनका सही तरीके से चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया जाता। मिसडायग्नोस का मतलब होता है कि किसी को जांच करवाने के लिए भेजा डॉक्टर ने और उसकी जांच की जो रिपोर्ट आई उससे सही तरीके से उसे डायग्नोस नहीं किया जा सका, तो उस चीज को कह देते हैं मिसडायग्नोस्ड होना। तो हर साल, जोर किस पे पड़ रहा है? हर साल, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, एवरी नाइट, हर रात। इस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ता है जब हम सेंटेंस को किसी एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। बात हमारी वापस ये आ जाएगी, लेकिन अगर ये सारे एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं और पास्ट की कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही तो सिंपल सी बात है, मेरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में चले जाना चाहिए, वही उसका सही टेंस होगा। तो आई होप गाइज आज का लेक्चर जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। उससे पहले हमने वाक्यों का निर्माण देखा। ता है, ती है, ते है वाले वाक्य जो हैं उन्हें आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखिए। कोई भी ऐसा वाक्य हो जो समय से ज़्यादा संबंध ना रखता हो तो उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रूल्स लेकर के आने वाला हूँ, तो ज़रा एक रूल तो पूछना बनता है। लास्ट टाइम बड़ा मज़ा आया था, आप लोग रिसर्च करके और जिस तरीके से आंसर देते हैं बहुत खुशी मिली। तो इस खुशी को मैं महसूस करते रहना चाहता हूँ लगातार, कॉन्टिन्यूटी में मैं चाहता हूँ कि ये खुशी मुझे मिलती रहे। तो ऐसा कौन सा रूल है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन बनाता है? ऐसा कौन सा रूल है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्बिनेशन को बनाता है? उसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? आप लोग मुझे इसकी जानकारी देंगे कि सर ये रूल है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। और देखो, मुझे आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मुझे क्या बताओगे। आप हमेशा की तरह स्वतंत्र हैं, आपको जितना बताना है, जो बताना है आप बताइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।